नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की गहराई में उतर रहे हैं जिनकी पहचान अक्सर ताकत, रहस्य और हाँ, विवादों से भी जुड़ी है। व्लादिमीर पुतिन। हमारे पास जो सामग्री है वो एक लेख के कुछ महत्वपूर्ण अंश है जिसका शीर्षक है व्लादिमीर पुतिन, एक साधारण जासूस से ताकतवर राष्ट्रपति तक। जी। तो आज हमारा मकसद है, मतलब इन अंशों के जरिए ये समझना कि ये सफर कैसे तय हुआ, लेनिनग्राड की गलियों से क्रेमलिन के सत्ता शिखर तक। और ये सवाल वाकई सोचने वाला है। हाँ, कि कैसे एक आम पृष्ठभूमि वाला इंसान दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक बन गया। ठीक है, चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। और ये समझना आज की दुनिया के लिए, मतलब समकालीन विश्व राजनीति और खासकर रूस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। पुतिन की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। सही। ये पिछले समझ लीजिए 3 दशकों की ग्लोबल पॉलिटिक्स और रूस की दिशा को समझने की एक तरह से कुंजी है। जैसा लेख के अंश बताते भी हैं, उनके जीवन का हर पड़ाव, उसका असर सिर्फ रूस पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ा है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बिल्कुल शुरुआती दिनों से। लेख हमें बताता है कि व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन का जन्म हुआ 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राद में, जो आज का सेंट पीटर्सबर्ग है। हाँ, आज का सेंट पीटर्सबर्ग। और बचपन कोई खास ठाट बाट वाला नहीं था। पिता फैक्ट्री कर्मी थे, माँ भी साधारण महिला थी और परिवार एक कम्युनल अपार्टमेंट में रहता था। वो जहाँ कई परिवार एक साथ रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये उस वक्त के सोवियत रूस की एक आम तस्वीर थी। हाँ, और लेख इस बैकग्राउंड को इम्पोर्टेंस देता है। ये दिखाता है कि उनकी शुरुआत जमीनी हकीकत से जुड़ी थी, मतलब कोई चांदी के चम्मच वाली बात नहीं थी। सही। दिलचस्प बात यह है, जैसा लेख में जिक्र है, कि बचपन से ही उनमें एक तरह की, क्या कहते हैं, दृढ़ता थी। पढ़ाई के साथ साथ जूडो में उनकी गहरी दिलचस्पी और महारत भी। हाँ, वो तो आज भी नाने जाते हैं उसके लिए। बिल्कुल, शायद ये उसी दृढ़ता का प्रतीक है। फिर लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री लेना, 1975 में ग्रेजुएट हुए, ये उनके जीवन का एक अहम मोड़ था। हाँ, जिसने अगले पड़ाव की दिशा तय की। जी। और वो अगला पड़ाव था केजीबी, सोवियत संघ की वो शक्तिशाली और थोड़ी बदनाम भी खुफिया एजेंसी। काफी। लेख के मुताबिक उन्होंने लगभग 16 साल इस एजेंसी में बिताए, एक जासूस, एक खुफिया अधिकारी के तौर पर। इसमें एक खास दौर का जिक्र आता है 1985 से 1990। हाँ, ड्रेस्डन वाला, पूर्वी जर्मनी। हाँ, पूर्वी जर्मनी के ड्रेस्डन शहर में उनकी तैनाती। ये वो समय था जब बर्लिन की दीवार गिर रही थी, सोवियत संघ का असर कमजोर हो रहा था। और वो ड्रेस्डन वाला अनुभव अक्सर उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, और लेख भी इसी ओर इशारा करता है। वहां उन्होंने न सिर्फ वेस्टर्न दुनिया को करीब से देखा होगा, बल्कि सोवियत सिस्टम की जो अंदरूनी कमजोरियां थीं, शायद उनका भी एहसास हुआ होगा। लेख बताता है कि सोवियत संघ के पतन के बाद उन्होंने केजीबी से इस्तीफा दे दिया। ये भी एक बड़ा कदम था, एक खुफिया अधिकारी के लिए अचानक से पब्लिक लाइफ में आना, राजनीति में। हाँ, ये अपने आप में एक बड़ा फैसला था। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे वो उस गुप्त दुनिया से निकलकर खुले राजनैतिक मंच पर आए। उनका पॉलिटिकल सफर शुरू हुआ सेंट पीटर्सबर्ग से ही। वहां वो मेयर अनातोली सबचाक के सलाहकार बने, खासकर इंटरनेशनल अफेयर्स में। अच्छा। लेख इस बात पर रोशनी डालता है कि यहीं उन्होंने वो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल दांव पेंच सीखे। धीरे धीरे पहचान बनी और फिर वो मॉस्को पहुंचे। और मॉस्को में उनका उभार तो बहुत तेज था। हाँ, जैसे तूफानी रफ्तार से। 1998 में उन्हें एफएसबी का प्रमुख बना दिया गया। एफएसबी, जो केजीबी के बाद रूस की मुख्य सुरक्षा और खुफिया एजेंसी बनी। बिल्कुल। ये एफएसबी चीफ बनना एक बहुत बड़ा कदम था। ये पद उन्हें सीधे सत्ता के केंद्र के एकदम नजदीक ले आया। हाँ। लेख के अनुसार इसी अपॉइंटमेंट ने शायद तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन का ध्यान उनकी ओर खींचा, और फिर जो हुआ वो काफी नाटकीय था। अगस्त 1999 में। हाँ, अगस्त 1999 में येल्त्सिन ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। जैसा लेख बताता है, उस वक्त पुतिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुत जाने पहचाने चेहरे नहीं थे। बिल्कुल नहीं। तो ये नियुक्ति कई लोगों के लिए एकदम हैरान करने वाली थी। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 31 दिसंबर 1999, साल का बिल्कुल आखिरी दिन। हाँ। जब राष्ट्रपति येल्त्सिन ने टीवी पर आकर अचानक इस्तीफे का ऐलान कर दिया और व्लादिमीर पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया, एक्टिंग प्रेसिडेंट। हाँ। लेख इस घटना को रूस के मॉडर्न इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट बताता है। बिल्कुल। इसके बाद मार्च 2000 में चुनाव हुए और पुतिन ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। रूस के दूसरे निर्वाचित राष्ट्रपति बने। और उस समय रूस की हालत देखिए काफी डामाडोल थी।
येल्त्सिन के दौर में आर्थिक संकट था, राजनीतिक अस्थिरता थी, चेचेनिया में युद्ध चल रहा था, देश काफी कमजोर हो गया था। हाँ, माहौल ठीक नहीं था। नहीं, लेख ये बताता है कि पुतिन ने स्थिरता, व्यवस्था और राष्ट्रीय गौरव इनको बहाल करने का वादा किया, और ये वादे उस वक्त रूसी जनता की उम्मीदों से बिल्कुल मेल खाते थे। तो एक तरह से सही समय पर सही वादा। हाँ, उन्होंने आते ही चेचन्या में सख्त सैन्य कार्रवाई की और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। उनकी लोकप्रियता बढ़ी और 2004 में वे आसानी से दोबारा राष्ट्रपति चुन लिए गए। फिर आया 2008 का दौर। रूसी संविधान के मुताबिक वे लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे। हाँ, वो लिमिटेशन थी। तो यहाँ एक दिलचस्प राजनीतिक व्यवस्था देखने को मिली, जिसका जिक्र लेख में है। पुतिन प्रधानमंत्री बन गए और उनके करीबी सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव राष्ट्रपति बने। हाँ, जिसे कई एनालिस्ट ने टैंडेमोक्रेसी कहा। टैंडेमोक्रेसी, आप इसे कैसी देखती हैं, खासकर लेख के संदर्भ में? देखिए, लेख इस टैंडेमोक्रेसी को एक रणनीतिक कदम, एक स्ट्रेटेजिक मूव के तौर पर पेश करता है। हालांकि मेदवेदेव राष्ट्रपति थे, लेकिन ज्यादातर पर्यवेक्षक और शायद लेख भी यही मानता है कि असली शक्ति का केंद्र पुतिन ही बने रहे। मतलब पीछे से कंट्रोल उन्हीं का था। हाँ, काफी हद तक ये व्यवस्था पुतिन को सत्ता के करीब भी रखती थी और संविधान की वो जो तकनीकी बाधा थी उसे भी दूर करती थी। और जैसा एक्सपेक्टेड था, 2012 में पुतिन फिर से राष्ट्रपति पद पर लौट आए। इस बार 6 साल के कार्यकाल के लिए। जी, 6 साल के कार्यकाल के लिए, और 2018 में वे एक बार फिर चुने गए। और फिर 2020 में हुए वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, संवैधानिक बदलाव, जिनका लेख में जिक्र है। हाँ, वो बड़े बदलाव थे। इन बदलावों ने उनके पिछले कार्यकालों को शून्य कर दिया, जीरो आउट कर दिया, जिससे सैद्धांतिक रूप से उनके लिए 2036 तक सत्ता में बने रहने का रास्ता खुल गया। बिल्कुल, लेख इसे उनकी सत्ता पर पकड़ को परमानेंट बनाने की कोशिश के तौर पर देखता है। ये बदलाव पुतिन के जो लॉन्ग टर्म इरादे हैं между Канадой и США на границе Мексики, собственно, поставили бы наши ракеты. А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Забыли, что ли? साथ ही लेख उनकी वो एक्शन मैन वाली छवि का भी जिक्र करता है। हाँ, वो तस्वीरें आती रहती हैं, जूडो खेलते हुए, घुड़सवारी करते हुए, बर्फीली नदियों में डुबकी लगाते हुए। ये सब एक मजबूत और सक्षम नेता की छवि गढ़ने में मदद करती हैं, जो शायद सोवियत संघ के पतन के बाद रूसियों की जरूरत भी थी। सही बात है। लेकिन लेख सिक्के का दूसरा पहलू दिखाने से भी नहीं चूकता। ये साफ तौर पर उन आलोचनाओं का जिक्र करता है जो उन पर लगती रही हैं। हाँ, क्रिटिसिज्म भी है कि वे तानाशाही प्रवृत्ति रखते हैं, मीडिया की आज़ादी को सीमित करते हैं और राजनीतिक विरोधियों पर सख्ती बरतते हैं। ये विरोधाभास, ये कॉन्ट्राडिक्शन उनकी शख्सियत और उनके शासन का एक अहम हिस्सा है, जैसा लेख में दर्शाया गया है। हाँ, और लेख उनके कार्यकाल की कुछ प्रमुख घटनाओं का हवाला देकर इन दोनों पहलुओं को उजागर करता है। जैसे शुरुआत में चेचन अलगाववादियों के खिलाफ वो निर्मम युद्ध, जिसने उन्हें एक सख्त नेता के रूप में स्थापित किया। फिर 2000 से 2008 के बीच जब तेल और गैस की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ीं, तो रूस की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार आया, लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ। इसका श्रेय काफी हद तक पुतिन की स्थिरता लाने वाली नीतियों को दिया गया और उनकी लोकप्रियता बढ़ी। तो इकोनॉमी ने भी साथ दिया। हाँ, उस दौरान। लेकिन फिर वो कदम भी उठाए गए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा तूफान खड़ा किया। लेख 2008 में जॉर्जिया युद्ध का जिक्र करता है। और फिर 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया का विलय, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा बना। बिल्कुल, जिसे ज्यादातर पश्चिमी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना। लेख बताता है कि इसके बाद रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। और हाल ही में फरवरी 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर हमला, जिसने रूस को पश्चिमी देशों से लगभग पूरी तरह अलग थलग कर दिया है और उस पर अब तक के सबसे भारी प्रतिबंध लगे हैं। ये घटनाएं, जैसा कि लेख इंगित करता है, पुतिन के उस नजरिए को दिखाती हैं जहां वे रूस को फिर से एक महान वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे कीमत कुछ भी हो। भले भी इसके लिए उन्हें पश्चिमी देशों के साथ सीधे टकराव का रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। उनकी विदेश नीति का एक मुख्य तत्व शायद पश्चिम के प्रभुत्व को चुनौती देना और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को बढ़ावा देना है। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था। जी, लेख सीरियाई गृह युद्ध में उनके सैन्य हस्तक्षेप का भी जिक्र करता है, जिसने मिडिल ईस्ट में रूस की भूमिका को फिर से महत्वपूर्ण बना दिया।
अच्छा, लेख उनके निजी जीवन के कुछ पहलुओं को भी छूता है। 1983 में ल्युदमिला स्क्रिबनेवा से उनकी शादी हुई थी, हाँ। लेकिन 2013 में दोनों ने सार्वजनिक रूप से तलाक का ऐलान कर दिया। उनकी 2 बेटियां मारिया और कतरीना के बारे में बहुत कम जानकारी पब्लिक है। हाँ, काफी गोपनीयता रखते हैं वो इस मामले में। लेख इस गोपनीयता को उनकी खुफिया पृष्ठभूमि से भी जोड़कर देखता है। हो सकता है। और हाँ, खेलों से उनका लगाव, खासकर जूडो और सैम्बो में उनकी ब्लैक बेल्ट, इसका जिक्र भी मिलता है। ये गोपनीयता उनकी पब्लिक इमेज का एक हिस्सा है। वे अपनी निजी जिंदगी को काफी हद तक पर्दे में रखते हैं, जो शायद उनकी केजीबी के दिनों की ट्रेनिंग का भी असर हो सकता है, जैसा लेख संकेत देता है। हाँ, ये उनकी छवि को और रहस्यमयी बनाता है। बिल्कुल। तो लेख के इन अंशों को अगर समेटें तो हम देखते हैं कि व्लादिमीर पुतिन का सफर लेनिनग्राद के एक साधारण अपार्टमेंट से शुरू होकर क्रेमलिन की सत्ता के शिखर तक पहुंचा है। ये मेहनत, अनुशासन, रणनीति और शायद परिस्थितियों के सही मेल की कहानी है। हाँ, कई फैक्टर्स हैं। लेख बार बार इस बात को रेखांकित करता है कि उनके समर्थक उन्हें रूस को घुटनों से उठाकर दोबारा खड़ा करने वाला नायक मानते हैं, हीरो मानते हैं। हाँ, जिसने देश में स्थिरता और गौरव लौटाया। वहीं आलोचक उन्हें एक निरंकुश शासक, एक ऑटोक्रेट के रूप में देखते हैं जिसने लोकतंत्र और मानवाधिकारों को कमजोर किया है। तो इन सब का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि व्लादिमीर पुतिन 21वीं सदी के सबसे प्रभावशाली और जटिल नेताओं में से एक हैं। जैसा कि लेख स्पष्ट करता है, उनका मूल्यांकन आसान नहीं है और अक्सर देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है। लेकिन उनका प्रभाव वो निर्विवाद है। लेख ये भी कहता है कि उनका नाम आने वाले दशकों तक विश्व इतिहास और राजनीति में गूंजता रहेगा। उनकी वो सेंट्रलाइज्ड, राष्ट्रवादी और अक्सर टकराव वाली लीडरशिप स्टाइल, उसने न केवल रूस को अंदरूनी और बाहरी तौर पर बदला है, बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस, अंतर्राष्ट्रीय नियमों और गठबंधनों को भी गहराई से प्रभावित किया है। मतलब दुनिया पर असर तो डाला है। बहुत। उन्होंने रूस को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां उसे अनदेखा करना असंभव है, भले ही इसकी कीमत पश्चिमी देशों के साथ बिगड़ते रिश्तों और आर्थिक प्रतिबंधों के रूप में चुकानी पड़ी हो। वाकई, एक साधारण शुरुआत से ऐसी वैश्विक हस्ती बनने तक का सफर असाधारण है। और यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है जो लेख में दी गई जानकारी से ही उपजता है। लेख ने पुतिन के खुफिया पृष्ठभूमि से राष्ट्रपति बनने तक के सफर पर काफी जोर दिया है ना? हाँ, केजीबी वाले दिनों पर। जी। तो सोचने वाली बात यह है कि आज उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में, उनकी लीडरशिप स्टाइल में और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनके दांव-पेच में उस केजीबी वाले अतीत के कौन से तत्व अभी भी झलकते होंगे? अच्छा पॉइंट है। क्या वो गोपनीयता, वो बारीकी से योजना बनाने की आदत, विरोधियों को लेकर एक स्वाभाविक संदेह जो खुफिया एजेंसियों के काम का हिस्सा होते हैं, क्या वो चीजें आज भी उनके कदमों को दिशा देती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उनके वर्तमान और भविष्य के कार्यों को समझने में शायद कुछ मदद कर सकता है।